हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करें पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक। हम देखेंगे कार्बन चक्र और जल चक्र किसे कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कैसे कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण होता है, पर्यावरण का जो निर्माण होता है, इसमें जैविक तत्व होते हैं, जैविक तत्व, अजैविक तत्व होते हैं। ये जो तत्व होते हैं आपस में अंतः क्रिया करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करने के फलस्वरूप पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इसमें क्रम से होता है, ये जो प्रोसेस होता है क्रम से होता है। और ये जो क्रम होते हैं, एक चक्र होते हैं। ये जो चक्र होता है कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि चक्रों में पूरा होता है। तो इसी को हम देखेंगे ये क्रम कैसे होते हैं। इन क्रमों में हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन चक्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं कार्बन चक्र का निर्माण कैसे होता है। कुछ कार्बनिक कहते हैं, जिसे हम कार्बनिक यौगिक मान लेते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप और भी जो प्रोसेस होता है, अनेक प्रोसेस होता है, जो वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। तो इसके स्रोत होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्रोत कई प्रकार के होते हैं। जिसे कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का विघटन, कार्बनिक यौगिकों का विघटन हो गया। ये सब CO2 के स्रोत हैं। कार्बनिक यौगिकों विघटन होगा, सड़ना, गलना, उसके बाद जीवधारियों द्वारा शोषण, जीवधारियों के शोषण के प्रक्रिया के फलस्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उसी तरह से अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया देखा जाए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से भी CO2 गैस का उत्सर्जन होता है। और जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तो भी वहां से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, ये कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से जब होता है, ये जो प्रोसेस होता है अपघटन और विघटन, अपघटन और विघटन के प्रोसेस के फलस्वरूप यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है और ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। ये वायुमंडल में जाता है और ये वायुमंडल से जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, और भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के रूप में यहाँ होते हैं पौधे। पौधे जो होते हैं, पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। ये जो हमारे पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं। और किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं, कार्बनिक स्वपोषी पौधे होते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं। और CO2 को ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके यहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पुनः जो ये है कार्बनिक यौगिक
जंतुओं द्वारा पुनः ये जो कार्बनिक यौगिक जंतु होते हैं इन पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इस कार्बनिक जंतुओं से हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इन्हीं कार्बनिक यौगिकों से हमको कोयला प्राप्त होता है। इसी CO2 से कार्बोनेट के रूप में कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये जो कार्बोनेट होता है जल में घुलने के बाद चूने पत्थर का निर्माण करता है। चूने पत्थर का निर्माण करता है। तो इस तरह से कार्बन चक्र पूरा होता है। ये इस तरह से कार्बन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में आना, कार्बनिक यौगों को ग्रहण करना, ये प्रोसेस चलता रहता है और ये संतुलन बना रहता है। अगर कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन के कुछ शुद्ध अपरूप होते हैं। इसमें जो होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है और एक होता है हीरा। कार्बन के जो मूल रूप में पाए जाते हैं, कार्बन के मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा पाए जाते हैं। और हीरा जानते हैं कि सबसे कठोर धातु होती है, सबसे कठोर धातु होती है। और ग्रेफाइट का जो प्रयोग हम करते हैं पेंसिल का जो लेड होता है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो इस तरह से कार्बन के कुछ मूल रूप होते हैं। जो कार्बन जो मूल रूप में ग्रेफाइट और हीरा के रूप में पाया जाता है। और कार्बन का अगर यौगिक की बात किया जाए तो कार्बन जो होता है यौगिक रूप में पाया जाता है। ये जो यौगिक रूप में कह सकते CO2 होता है और भी कार्बोनेट होते हैं। ये कार्बन के यौगिक रूप होते हैं। तो कार्बन के यौगिक रूप होता है CO2, उसके बाद कार्बोनेट होते हैं। अगर कार्बन की मूल रूप की बात किया जाए तो मूल रूप से ग्रेफाइट हीरा के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा कार्बन चक्र समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं अगला चक्र जो है जल चक्र। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला है जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र में जो सूर्य होता है ये हमारा सन हो गया। जल चक्र में मुख्य जो स्रोत होता है सूर्य होता है। सूर्य से जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इधर हमारा हो गया समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि पे जब सूर्य की जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये जो हमारा जल होता है गर्म होता है। अब गर्म होने के बाद ऊपर यहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो जल होता है ऊपर उठता है। और यहाँ पर जब पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे से भी यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ से भी जो पानी होती है इसके बूंदे वायुमंडल में पहुंच जाती है। वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये जो यहाँ पर बादल का निर्माण होता है और बादल का निर्माण होता है और संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ से जो बादल होती है वर्षा कर देती हैं। और यही जो वर्षा होता है पुनः जो होता है वर्षा यहाँ पर स्थल पर नदी तालाबों में प्रवेश कर जाता है। और ये जो प्रोसेस चलाता है नीचे जो होता है भूतल होता है और उसके बाद
जल का अंतःस्राव भी यहाँ पर होता है। जल का अंतःस्राव, जल का अंतःस्राव भी नीचे होता रहता है और नीचे नीचे जमीन के अंदर यहाँ पर पृथ्वी के नीचे भूजल भी इकट्ठा होता है और ये जो प्रक्रिया हमेशा होती रहती है और एक चक्रीय क्रम में होती रहती है। तो इसी को हम चक्र, जल चक्र कहते हैं। सूर्य की प्रकाश जब तालाब, नदी, पोखरे पड़ती हैं, यहाँ से जो जल होता है गर्म होता है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप वायुमंडल में पहुंच जाता है। संघनन की प्रक्रिया के पश्चात ये जो वर्षा की जो बूंदें हैं ठंडी होती है, ठंडी होने के वर्षा की बूंदों के रूप में जमीन पर आकर गिरती हैं और इस तरह पूरा नदी, नालों, तालाबों में होते हुए समुद्र में आती हैं और ये प्रक्रिया इस तरह से होता रहता है। तो यही हमारा जल चक्र है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर पसंद आए तो। नमस्कार।